वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ ECO 403 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ECO 403 के शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 2 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी। एफिशिएंसी और इक्विटी जो है दोनों फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी मीन ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज आउटपुट एंड ओवरऑल वेलफेयर इन द इकोनॉमी। अब एफिशिएंसी से मुराद जो वो ऑप्टिमल एलोकेशन होती है स्केर्स रिसोर्सेज की, ताकि मैक्सिमाइज़ किया जाए आउटपुट और वेलफेयर भी है। एफिशिएंसी के अंदर सिंपल सी जो बात है वो ये समझने की है कि इस तरीके से एलोकेट किया जाए स्केर्स रिसोर्सेज को कि आउटपुट जो वो मैक्सिमाइज़ कर दिया जाए, यानी कि कम से कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट हासिल किया जाए। और इसी तरह से फिर ओवरऑल वेलफेयर में भी इजाफ़ा होता है इकानमी की। और इक्विटी की अगर हम बात करें, इक्विटी फोकसेस ऑन फेयरनेस एंड द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सो इक्विटी जो है इसके मुकाबले में इसका जो फोकस होता है वो होता है फेयरनेस के ऊपर, जो इकोनॉमिक आउटकम्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ की और रिसोर्सेज की इंडिविजुअल्स के दरमियान सोसाइटी के अंदर। सो एक एफिशिएंट इकोनॉमी जो है वो प्रोड्यूस करती है ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंश्योर करे कि इन बेनिफिट्स को इक्विटेबल शेयर भी किया जाए। सो पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं उनको लाजमी तौर पर बैलेंस करना चाहिए इन दोनों गोल्स को, इनको बैलेंस करें और जो है वो ताकि वो इम्प्रूव करें इक्विटी। जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो गया, वो क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। सो अंडरस्टैंड करना जो टेंशन होती है एफिशिएंसी और इक्विटी के दरमियान, ये क्रूशल होती है वैल्यूएट करने के लिए जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है और जो इनका इम्पैक्ट होता है डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर पॉपुलेशन के। नाउ दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले भी आया है लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हेन टेकिंग अ डिसीजन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक की प्रिंसिपल होता है इकोनॉमिक के अंदर। इससे मुराद वैल्यू होती है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जिसको छोड़ दिया गया जब एक डिसीजन लिया गया है। यानी कि ये गिव अप करने की कॉस्ट होती है, एक चीज़ को गिव अप करने की कॉस्ट। ये कोई पैसों वाली कॉस्ट नहीं होती, लेकिन ये कॉस्ट होती है और ये बहुत अहम कॉस्ट होती है, जो कभी कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ज़रिए सक्सेस भी हासिल की जा सकती है। और अगर गलत डिसीजन हो तो एक रॉन्ग डिसीजन, बहुत ज़्यादा रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है। और इसकी अगर सिंपल एग्जांपल लें तो इस वक्त आप जो है वो स्टडी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी करने के लिए आपने कोई पे नहीं किया अमाउंट, यानी कि कोई पैसे वगैरह तो आपने नहीं दिए, लेकिन आपने कॉस्ट दी। और वो कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट ये है कि आप अभी खेल भी सकते थे, कहीं पे जा भी सकते थे, किसी से बात भी कर सकते थे। तो ये एक कॉस्ट है, स्टडी करना, सेल्फ स्टडी करना, बाकी काम को छोड़कर ये भी एक कॉस्ट है। तो यही चीज़ जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर आ जाती है। और ट्रेड ऑफ होता है डिसीजन मेकिंग में। एवरी चॉइस इन्वॉल्व ट्रेड ऑफ ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटिंग प्राइसेस। अच्छा, ट्रेड ऑफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों एक साथ आते हैं। ट्रेड ऑफ यही ना कि एक काम को छोड़ के दूसरा किया जाए, और फिर उसकी जो कॉस्ट होती है वो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। सो एग्जांपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम देखें मैक्रो लेवल पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, सो वो ये कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन अ हाईवे में फॉर फंडिंग हेल्थ केयर और एजुकेशन प्रोजेक्ट। अब एक गवर्नमेंट जो कि हाईवे के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है, हाईवे बनाने पे बहुत ज़्यादा अगर वो पैसा लगा रही है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हेल्थ केयर और जो एजुकेशन प्रोजेक्ट हैं उनको ओवरलुक कर रही है, उन पे इतना फ़ंड नहीं कर रही वो। हेल्थ केयर या फिर जो एजुकेशन प्रोजेक्ट है उन पे इतना फ़ंड नहीं कर रही वो, जब हाईवे पे ज़्यादा स्पेंड कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो एग्जांपल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के। और हमारे यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई देती है। और बियॉन्ड मॉनेटरी कॉस्ट है ये। अब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कैन इंक्लूड टाइम, एफर्ट एंड अदर रिसोर्सेज, नॉट जस्ट मनी। जैसे कि पहले भी आपको बताया गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है
वो पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें टाइम, एफोर्ट और दूसरे रिसोर्सेज भी शामिल होते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। सो ये सिर्फ जो है वो पैसों के बारे में नहीं है। सो रैशनल डिसीजन मेकिंग जो है उसकी अब बात करते हैं। रैशनल डिसीजन मेकिंग इन इकोनॉमिक्स, अब जो इसके अंदर इकोनॉमिक्स में हम देखें रैशनल डिसीजन मेकिंग की जब बात की जाए तो इसमें कि ऐसी चॉइस ली जाती हैं जब कंपेयर किया जा रहा होता है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट्स, यानी कि जो एडिशनल कॉस्ट को एडिशनल बेनिफिट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। और इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस का एम होता है कि मैक्सिमाइज करें उनकी यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन, और इवेल्यूएट करते हैं, वो एग्जामिन करते हैं जो एडिशनल बेनिफिट उनको मिलेंगे एक्शन से, जो वो लेंगे एडिशनल कॉस्ट आने से। और ये प्रोसेस जाना जाता है थिंकिंग एट द मार्जिन। अब जैसे कि कंज्यूमर डिसाइड कर रहा है कि वो बाय करे एक एक्स्ट्रा यूनिट जो प्रोडक्ट के, वो कंसिडर ये करेगा कि क्या इन्जॉयमेंट या यूटिलिटी जो उस यूनिट से मिलेगी वो ज़्यादा होगी उसकी कॉस्ट से। सो रैशनल डिसीजन मेकिंग इम्प्लाई करता है कि लोग रिस्पॉन्ड करते हैं इंसेंटिव चेंजेस जो है कॉस्ट या बेनिफिट में, जो कि इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को। सो मार्केट्स एंड गवर्नमेंट के हिसाब से हम बात करें तो मार्केट जो है वो प्ले करती है सेंट्रल रोल है ऑर्गेनाइज करने में इकोनॉमिक एक्टिविटी, फैसिलिटेट करते हुए एक्सचेंज जो है गुड्स और सर्विस, सप्लाई और डिमांड मैकेनिज़्म के थ्रू। मार्केट के अंदर मार्केट इकोनॉमी में प्राइस जो वो सर्व करता है सिग्नल के तौर पर, जो कि गाइड करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हेल्प कर रहा होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को कि करें वो डिसीजन जिससे एफिशिएंट आउटकम आते हैं। जबकि मार्केट हमेशा परफेक्ट नहीं होती। अच्छा, ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि मार्केट जो है वो परफेक्ट नहीं होती, वरना कैपिटलिस्ट के मुताबिक तो वो टोटली चाहते हैं कि मार्केट पे छोड़ दिया जाए, यानी कि मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाए। कैपिटलिस्ट का जो कैपिटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके मुताबिक तो मार्केट जो है वो परफेक्ट नहीं है। और फेलियर आता है मार्केट के अंदर कुछ इश्यूज़ की वजह से, जैसे कि एक्सटर्नैलिटीज़ हो गया, पब्लिक गुड्स हो गया, इसके अलावा इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिक हो गया। इन केसेस के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो आ जाता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो ज़रूरी होता है ताकि इन फेलियर्स को सही किया जाए और जो ओवरऑल वेलफेयर है उसको सही किया जाए। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट का भी यही काम है कि गवर्नमेंट इंटरवेन करके मार्केट के फेलियर को जो है वो सही करे और इम्प्रूव करे जो ओवरऑल वेलफेयर है। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट कर सकती है। गवर्नमेंट का काम यही है कि वो फिर रेगुलेट करे इंडस्ट्रीज़ को, प्रोवाइड करे एसेंशियल सर्विसेज, रिडिस्ट्रीब्यूट करे इनकम और स्टेबलाइज करे इकोनॉमी। और गवर्नमेंट करेगी फिस्कल पॉलिसीज़ के ज़रिए, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी जो वो गवर्नमेंट का काम है, और मॉनेटरी पॉलिसी फिर जो है उसका काम होता है सेंट्रल बैंक का। सो मार्केट जो है वो जनरली जो है वो इफ़ेक्टिव होती हैं प्रमोट करने में एफिशिएंसी, लेकिन गवर्नमेंट और मार्केट को हम देखें तो फिर गवर्नमेंट एक्शंस क्रूशल होते हैं एड्रेस करने में जो इक्विटी होती है, जिनके फेयर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, और इंश्योर करने में कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सेसिबल हों तमाम जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के। क्योंकि अगर मार्केट पे सारी चीज़ें छोड़ दी जाएंगी तो फिर जो रिसोर्सेज हैं और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उन पे चंद लोगों का कब्ज़ा हो जाएगा एक तरह से, जिनको कैपिटलिस्ट हम कहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि मार्केट को जो है वो स्टेबलाइज करने में। सो नाउ द की इकोनॉमिक ट्रेंड्स। सो कई सारे की इकोनॉमिक ट्रेंड्स होते हैं जो कि तश्कील देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक जो लैंडस्केप है और इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी डिसीशन। सो एक नेशन का लिविंग स्टैंडर्ड जो है क्लोजली टाइड होता है कि उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। लिविंग स्टैंडर्ड पर बहुत फ़र्क पड़ता है इससे कि कितनी प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है, कितनी ज़्यादा जो है प्रोडक्शन है। हायर प्रोडक्शन से हायर लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है किसी कंट्री के अंदर तो वहाँ पर उतना ही ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मिल रहा है। सपोज़ करें एक कंट्री के अंदर 1000 यूनिट्स बनते हैं गाड़ियों के और एक कंट्री में 500 यूनिट बनते हैं, तो वहाँ जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा उसका बिल्कुल हाफ हो जाएगा एक तरह से। मतलब ये हम कंपेयर अगर करें, सो लिविंग स्टैंडर्ड पे बहुत फ़र्क पड़ता है इससे कि कितनी ज़्यादा जो वो प्रोडक्शन हो रही है। कंट्रीज़ रिच जो अमीर होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। और
इन्फ्लेशन जो है मनी सप्लाई से भी आता है। लोग नॉर्मली तौर पे हमारे यहाँ सोच सकते हैं, कहीं पे भी वैसे तो खैर, लेकिन नॉर्मली जो लोगों की सोच होती है कि मनी प्रिंट करने से अमीर बन जाए, गवर्नमेंट अमीर बन जाए। तो ऐसा इकोनॉमी के केस में नहीं होता। इंडिविजुअल हो सकता है, शायद कोई शख्स बन भी जाए, लेकिन जो गवर्नमेंट है या कोई कंट्री है, कोई कंट्री रिच नहीं बन सकता। बल्कि उससे होता क्या है कि उल्टा इन्फ्लेशन आता है, महंगाई हो जाती है। क्योंकि जब ज़्यादा पैसा आ जाता है और चीज़ें उतनी ही हैं, अब सपोज़ करें कि 500 यूनिट्स जो है वो बने गाड़ियों के, लेकिन पैसा ज़्यादा छप गया तो क्या होगा? यूनिट्स तो 500 उतने ही रहे। ऐसे सिचुएशन के अंदर जब पैसा ज़्यादा हाथ में आ गया लोगों के, तो उन गाड़ियों की प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई डबल हो गई तो उन गाड़ियों की प्राइस ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। और इसका उलट भी हो सकता है कि मनी सप्लाई सेम है, गाड़ियों की सप्लाई 500 से अगर 1000 हो गई तो गाड़ियों की प्राइस तकरीबन हाफ़ हो जाएगी। तो इसी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड हाई तब होता है जब प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ना कि मनी सप्लाई ज़्यादा होने से। मनी सप्लाई से उल्टा जो है वो ज़्यादा अगर हो जाती है मनी सप्लाई जितनी होनी चाहिए, तो उससे इन्फ्लेशन होता है और उसी से फिर परचेजिंग पावर के अंदर कमी आती है और इकॉनमी भी फिर जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाती है। तो एक शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ देखने में आता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में। अगर हम फ्लिप कर्व्स की बात करते हैं, फ्लिप कर्व्स जो है इसको बनाया जाता है एक ट्रेड ऑफ शो करने के लिए इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान शॉर्ट रन के अंदर। शॉर्ट रन के अंदर फ्लिप कर्व्स के मुताबिक, फ्लिप कर्व जो कि कुछ इस तरीके का होता है, ये कर्व जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है एक्स एक्सिस पे और इन्फ्लेशन होता है इसमें वाई एक्सिस पे। अब ये शॉर्ट रन के अंदर ट्रेड ऑफ शो कर रहा है, यानी कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। और लेकिन ये बात हो रही है शॉर्ट रन की, लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता। अगर महंगाई बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट में कमी होगी। तो अगर हम इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स देखें, अगर हम ये वाला पॉइंट देखें, यहाँ ऊपर की तरफ हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और इन्फ्लेशन कम है। तो किसी पॉइंट के ऊपर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है, और कहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन कम है। यही चीज़ जो है वो फ्लिप कर्व्स के ज़रिए शो की जाती है, ट्रेड ऑफ शो किया जाता है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाए तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।